हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो आज से मैं एक नया चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी शुरू करने जा रही हूँ। ठीक, तो आई होप कि आपने जो भी हमारे पिछले लेक्चर्स है वो देख लिए होंगे और देख लिया करो, तभी जब नेक्स्ट लेक्चर आता है तो रिलेटेड रहता था, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्टअप होती है। ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको लेक्चर्स के रिगार्डिंग जो अपडेट्स है वो मिल सके, और वहाँ पे मैं एमसीक्यू भी डाल देता हूँ लेक्चर्स के रिगार्डिंग ही, तो आपको हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और पीछे के लेक्चर्स ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है भैया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हमारे आर्टिकल 1 to 4 में दिए हुए हैं, पार्ट 1 में, और शेड्यूल 1 में भी आता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, कहीं पे लिखा हुआ भी सेंटेंस आपको मिल सकता है। क्या है भैया कि आर्टिकल 1 to 4 में क्या मिलेगा आपको, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मिलेगा, पार्ट 1 में मिलेगा वो। ठीक है, और शेड्यूल 1 में मिलेगा। तो शेड्यूल में बेसिकली नेम ऑफ द स्टेट्स एंड उसका टेरिटोरियल एक्सटेंड दिया हुआ है। क्या हुआ है, टेरिटोरियल एक्सटेंड दिया हुआ है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी भी इसमें आ जाएंगे शेड्यूल 1 में। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे भैया हम आर्टिकल 1। ठीक है, तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, तो आर्टिकल 1 कहता है कि भैया इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स rather than फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने तो बताया था कि हमारा इंडिया जो है फेडरेशन है। जी हाँ भैया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है। क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर, क्या है, फेडरल है। ठीक है, लेकिन हमारा जो रियलिटी में देखे थे हम, क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, समझाता हूँ अभी। ठीक है, हमारे यूनियन ही हमारा क्या है, फेडरेशन है। ठीक है, अब देखो भाई, फेडरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है जो, इसका एग्जाम्पल है भैया इंडिया। क्या है, इंडिया। और कमिंग टुगेदर का क्या है भैया, यूएसए। ठीक है, अब देखो हमारा जो इंडिया है ना, एक एज ए होल है। क्या है, एज ए होल है। और यहाँ पे जो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स देख रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। ठीक है, ये जो स्टेट्स है ना, इनको हमने डिवाइड किया है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम बहुत अच्छी तरीके से उनको एडमिनिस्टर कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे समझ के लेना है, ये जो स्टेट है, ठीक है, ये सेपरेट एंटिटी नहीं है। ठीक है, एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। ठीक है, सेपरेट एंटिटी है क्या, नहीं जी भाई, ये ऑलरेडी इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है, कोई अलग वाला नहीं है। ठीक है, इसे कहा जाता है भाई होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, इसलिए हमें यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, और हमारा यूनियन ही क्या हो गया भैया, फेडरेशन हो गया। आगे चल के समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यूएसए में क्या है भाई, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो मानो इंडिया, यूएसए जो था ऐसा नहीं था। ठीक है, यूएसए में ऐसे बेसिकली ऐसे ढेरों स्टेट्स क्या हो गए भैया, इकट्ठा आ गए, इन्होंने अपने बीच में एक एग्रीमेंट बना लिया और क्या फॉर्म कर लिया, यूएसए फॉर्म कर लिया। इसे कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी ये जो है एग्रीमेंट है डिफरेंट स्टेट्स या फिर अमॉन्ग द स्टेट्स। ठीक है, इकट्ठा है और फिर उन्होंने एक कंट्री बना ली, एक फेडरेशन बना लिया, उसे कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। लेकिन इंडिया के सेंस में ऐसा था कि भाई महाराष्ट्र अलग था, भाई कर्नाटका अलग था, ठीक है, छत्तीसगढ़ अलग था, ऐसे नहीं था। हमने ये जो स्टेट्स छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, जो भी 28 स्टेट्स बनाए हैं, ठीक है, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं। ठीक है, ओरिजिनली हमारा इंडिया एज ए होल ऐसे ही है। ठीक है, इसलिए हमें कमिंग टुगेदर, सॉरी, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है, नॉट ए कमिंग टुगेदर। ठीक है, तो होल्डिंग टुगेदर का फेडरेशन क्या है भैया, इंडिया है। ठीक है, और स्टेट जो है भैया वो सेपरेट एंटिटी नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लो ये रोटी है। ठीक है, अब रोटी क्या करनी है, रोटी को अपने ऐसे डिवाइड किया 4 हिस्सों में, ताकि 4 लोग खा सके अच्छे तरीके से। लेकिन रोटी जो है क्या है भाई, एज ए होल थी। ठीक है, और ये जो 4 पार्ट्स आपने किए थे अपनी कन्वीनियंस के लिए किए, ताकि हर एक को बहुत अच्छे से अपना एक हिस्सा मिल पाए, 25% वाला। ठीक है, लेकिन मान लो तो ये हो गया भाई होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये है हमारा इंडिया। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया। ठीक है, मान लो ए 25%, ए 25%, ए 25% और ए 25% अलग अलग थे पहले, और अलग अलग होके इकट्ठा आ गए, उन्होंने रोटी फॉर्म कर ली। ये हो गया भाई कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो 25% वाला है सेपरेट एंटिटी है, लेकिन यहाँ पे सेपरेट एंटिटी दिख रही है कि आपको, नहीं भाई होल है ना एक, ये क्या है, कम्प्लीटली एक होल है। तो यहाँ पे जो स्टेट है हमारे इंडिया में वो सेपरेट एंटिटी नहीं है। क्या है, सेपरेट एंटिटी नहीं है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कौन सा फेडरेशन भैया, होल्डिंग टुगेदर। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है फेडरल। क्या है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है फेडरल। ड्यूअल पॉलिटी भी आपको देखने के लिए
मिल जाएगी। ठीक है, तभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडिया का है क्या है भैया, दैट इज भारत, यानी इंडिया को हम इंडिया भी कह सकते हैं और भारत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके रिगार्डिंग क्या थी, कोई कह रहा था कि भाई इंडिया अडॉप्ट कर लो, कोई कह रहा था भाई भारत अडॉप्ट कर लो, तो इसलिए दोनों ही नाम क्या कर लिया भैया हमने, अडॉप्ट कर लिया कि इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, rather देन फेडरेशन ऑफ ए स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कैसे है भैया, ठीक है, क्यों हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स को प्रेफर किया ओवर द फेडरेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि भैया वही कि हमारा जो यूनियन है, या हमारा सॉरी जो इंडियन फेडरेशन है भैया, वो कैसे है भैया, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द डिफरेंट स्टेट्स, अमॉन्ग द स्टेट्स। है क्या भैया ऐसे कि बहुत सारे स्टेट्स इकट्ठा आ गए और फिर इंडिया फॉर्म हो गया, ऐसे ही क्या, नहीं। ठीक है, ऑलरेडी ऑलरेडी हमारा इंडिया एज ए होल था, और जो भी स्टेट्स हमने यहाँ पे बनाए वो अपने कन्वीनियंस के लिए बनाए। ठीक है, इसलिए कोई भी स्टेट सेपरेट एंटिटी नहीं है। ठीक है, एक सेपरेट बॉडी है क्या, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, वो इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया ही है खुद में एक। ठीक है, सेपरेट एंटिटी नहीं है। ठीक है, और कोई भी स्टेट को हमारे फेडरेशन को से अलग होने की इजाजत नहीं है, राइट नहीं है। ठीक है, नो स्टेट्स कैन बेसिकली स्टेट्स हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन से बाहर जाने का उन्हें अधिकार है कि महाराष्ट्र कह सकते हैं कि हम इंडिया में नहीं रहना चाहते, हम इंडिया से अलग होना चाहते हैं। कर्नाटका कह सकता है क्या, छत्तीसगढ़ कह सकता है क्या, नहीं कह सकता, क्योंकि सेपरेट एंटिटी है ही नहीं, ये खुद में ही एक इंडिया और ऐसे भी होले ही इंडिया ही है। ठीक है, इनको कोई राइट नहीं है हमारे यूनियन से या फिर सॉरी हमारे फेडरेशन से बाहर जाने का। इसलिए हमको कहा जाता है कि यूनियन जो है हमारा, वही हमारा फेडरेशन है। ठीक है, तो हमारा फेडरेशन कैसे भैया, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल 1 नेम ऑफ द कंट्री भी कहता है, जैसे कि इंडिया दैट इज भारत, और टाइप ऑफ पॉलिटी यानी यही हो जाएगा कि भैया कि स्टेट जो है हमारे वो सेपरेट एंटिटी नहीं है, क्या नहीं है, सेपरेट एंटिटी नहीं है, और स्टेट्स हैव द नो राइट टू secede फ्रॉम द हमारे यूनियन से या फिर फेडरेशन से, हमारे यूनियन या फिर फेडरेशन से स्टेट को अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये हो गया अभी टाइप ऑफ पॉलिटी। ठीक है, थोड़ा कोरिलेट में आ रहा है तो अच्छे से समझ के लेना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अभी। ठीक है, कि यूनियन ऑफ स्टेट्स ही हमारा क्या है, बेसिकली हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स ही फेडरेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जो भी हमने डिमार्केशन किया हुआ है, ठीक है, हमारे स्टेट्स का, वो किस लिए किया है ये भैया, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया गया है। ये बात आपको यहाँ पे समझ के लेनी है। ठीक है, एक बात यहाँ पे और भूलना नहीं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भैया, फेडरल इन स्ट्रक्चर है। क्या है, फेडरल इन स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो भाई। उसके बाद देखो भाई कि आर्टिकल 1 में क्या दिया है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा भैया, टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ जाएगा भैया स्टेट्स एंड उनकी टेरिटरी। ठीक है, जो भी 28 स्टेट्स है उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट आ जाएगा। उसके बाद 8 यूनियन टेरिटरीज आ जाएंगी, और ऐसी टेरिटरीज जो कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में एक्वायर्ड करेगा। मान लो कि क्या है भैया, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे बांग्लादेश है, मान लो कि कुछ साल बाद इंडिया ने क्या कर लिया, बांग्लादेश को अपने अंदर ले लिया, तो टेरिटरी हो गई ना, जो इंडिया ने क्या की है, अपने अंदर ली है। ठीक है, तो ये भी टेरिटरी ऑफ इंडिया का ही हिस्सा बन जाएगा। किसका हिस्सा बन जाएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया का। ठीक है, वेदर यूनियन ऑफ स्टेट्स अगर आप देखो तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या आ जाएगा, सिर्फ स्टेट्स आ जाएंगे और उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिर्फ स्टेट्स और उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट आ जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी या फिर टर्म ब्रॉड हो गई या फिर वाइडर होगी, ये वाली टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में अगर आप देखते हो तो स्टेट्स आ जाएंगे और उसकी टेरिटरी आ जाएंगी, यूनियन टेरिटरीज भी आ जाएंगी। ठीक है, और टेरिटरीज ऐसी टेरिटरीज आ जाएंगी जो कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट अपने अंदर फ्यूचर में एक्वायर कर लेगा। जैसे ये मान लो अखंड भारत का हो गया तो पाकिस्तान भी हमारे अंदर आ गया, तो ये भी। ठीक है, जिस समझने के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन यूनियन देखे तो भैया यूनियन का इतना है मतलब कि स्टेट्स, बस यूनियन में स्टेट्स ही आ जाएंगे। तो वाइडर एक्सप्रेशन कौन सा हो गया भैया, ए वाला हो गया, कौन सा, टेरिटरी ऑफ इंडिया वाला। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यूनियन ऑफ स्टेट्स ही हमारा फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, क्यों ऐसे कहा गया है। ठीक है, तो होल्डिंग टुगेदर वाला एग्जांपल ध्यान में रखना कि भैया कि हमारा जो इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स इकट्ठा आके हमारा फेडरेशन नहीं फॉर्म हुआ है, हमने जो डिवाइडेशन किया है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया है। ठीक है, और नो स्टेट्स हैव द राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन। कोई भी स्टेट हमारी यूनियन से बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता भैया, क्योंकि ये जो स्टेट्स है एज ए सेपरेट एंटिटी करके एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है, ये खुद में ही अपना एक इंडिया है, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। समझ में आ रहा है,
ठीक है, और कोई भी स्टेट को बाहर जाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। ये आ जाएंगे आर्टिकल 1 to 4 में, पार्ट 1 में, और शेड्यूल फर्स्ट में आ जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे कि क्या है भैया, कुछ स्टेट्स है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं पार्ट 21 में, ठीक है। ये हम स्पेशल चैप्टर है वहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस कौन कौन से स्टेट्स के लिए दिए गए, जैसे कि भैया महाराष्ट्र, मणिपुर, गुजरात, नागालैंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये आप लक्ष्मीकांत में पढ़ लेना, ठीक है। बेसिकली सेपरेट चैप्टर है तो वही चैप्टर में इसको हम अच्छे तरीके से डिक कर लेंगे, ठीक है। और एक बात आपको यहाँ पे समझ में पड़ेगी कि जो भी भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है वो सभी स्टेट को सेम मैनर में लागू होते हैं। क्या होते हैं, सभी स्टेट को सेम मैनर में लागू होते हैं। जैसे कि क्या है, प्रीवियसली अंडर आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को क्या था भाई, स्पेशल स्टेटस का दर्जा था, यानी अपना उनका फ्लैग था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस थे हमारे यहाँ पे लागू नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया भाई, जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया, जो भी आर्टिकल 370 हुआ है एब्रोगेट कर दिया गया है भैया, ठीक है। तो इसलिए अभी क्या हो गया कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है सेम मैनर में अब जम्मू एंड कश्मीर को भी लागू होते हैं, ठीक है। तो ये बात में ध्यान में रखना आप कि कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोविजन हर एक स्टेट को सेम मैनर में लागू होते हैं, ठीक है। और कौन सी टर्मिनोलॉजी वाइडर रहेगी भैया, टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर रहेगी या यूनियन ऑफ स्टेट्स वाइडर रहेगी, ये आप मुझे बताओ, ठीक है। मैंने तो बता दिया है आपको, ठीक है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है। अब जैसे प्रीवियसली लेक्चर्स में भी हमने देखा है, यहाँ पे भी आया हुआ है, प्रियम्बल में भी आया है और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में आया है कि इंडिया क्या है भैया, सोवरियन है। सोवरियन यानी क्या होता है भैया कि इंडिया के ऊपर में कोई अथॉरिटी नहीं है, इंडिया ही खुद में एक सुपीरियर अथॉरिटी है, ठीक है। इंडिया बेसिकली इंडिया अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर खुद ही हैंडल कर सकता है, ठीक है। उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है कि भैया हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। जस्ट मान लो कि भैया कि अगर इंडिया खुद में सोवरियन है, ठीक है, तो इंडिया कोई भी टेरिटरी को एक्वायर्ड भी कर सकता है, तो अपनी टेरिटरी किसी को दे भी सकता है, ठीक है। लेकिन किस मोड से दे सकता है भाई, तो इंटरनेशनल लॉ के अनुसार, ठीक है। कुछ मोड से, जैसे सेशियन, मान लो कोई समझौता करके, ट्रीटी करके, गिफ्ट, लीज, ठीक है, इस तरह से अपनी टेरिटरी दे भी सकता है और ले भी सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई सब्जुगेशन, कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, ऑक्युपाइड भी कर सकता है भैया, ठीक है। इस तरह से जैसे कि मान लो ना हमने दादर एंड नगर हवेली ली थी, ठीक है, गोवा, पुदुचेरी ये लिए थे ना हमने, ठीक है। गोवा, पुदुचेरी सब लिए थे ना वो इसी इंटरनेशनल मोड से, ठीक है। ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। खाली इतना ही ध्यान में रखना है, मैं ये आप इतना बताने देना चाहता हूँ कि सोवरियन होने की वजह से इंडिया क्या कर सकता है, किसी भी टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है, तो अपनी टेरिटरी किसी को दे भी सकता है, छोड़ भी सकता है, क्योंकि इंडिया क्या है भैया, सोवरियन है, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, ये जो स्टेट्स है, ठीक है, ये क्या है भाई, फेडरल सिस्टम का पार्ट है, क्या है, फेडरल सिस्टम का ही पार्ट है। और ये क्या करते हैं, बेसिकली पावर शेयर करते हैं भैया सेंटर के साथ, क्या करते हैं, पावर शेयर करते हैं सेंटर के साथ। और यूनियन टेरिटरी क्या रहेगी भैया, या फिर जो भी एक्वायर्ड टेरिटरीज रहेगी, ठीक है, इसको कौन हैंडल करेगा भैया, एडमिनिस्टर करेगा, इसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है भैया सेंटर के द्वारा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कह सकते हो, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। स्टेट्स आर द पार्ट या फिर मेंबर भी कह सकते हैं। स्टेट्स क्या है भैया, मेंबर है हमारे फेडरल सिस्टम के, और ये क्या करते हैं, पावर शेयर करते हैं हमारे बेसिकली सेंटर के साथ, ठीक है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज है एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज है, इनको डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है भैया सेंटर के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो भैया यहाँ पे 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल का जिक्र है, ठीक है। 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल क्या रहेगा भैया, जो भी शेड्यूल एरियाज रहेगा एंड ट्राइबल एरियाज रहेगा उसको क्या किया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा अलग से, ठीक है। जो भी सेपरेट प्रोविजंस है वो आपको 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल में देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि 6th शेड्यूल में क्या है भैया, 4 स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए ट्राइबल एरियाज के बारे में, जैसे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। इसको आप ATM स्क्वायर करके ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इसके बारे में सेपरेट प्रोविजन दिए 6th शेड्यूल में, ठीक है। तभी आपको क्या करना है कि आपको 1st शेड्यूल ध्यान में रखना है भैया, 5th शेड्यूल ध्यान में रखना है और 6th शेड्यूल ध्यान में रखना है। 3 शेड्यूल आप पढ़ लेना, ठीक है, और उसे मार्क कर रखना कि यही शेड्यूल आपको खाली पढ़ने, जैसे जैसे शेड्यूल आते जाएंगे वैसे वैसे एक एक शेड्यूल हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आर्टिकल 1 आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आर्टिकल 1 खाली कहता है कि यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी हमारा यूनियन ही क्या है भैया, हमारा फेडरेशन है। क्यों है,
मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद देखो भाई आर्टिकल 2 क्या कहता है, ठीक है। अब देखो भाई आर्टिकल 2 क्या कहता है, बेसिकली पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। क्या कहता है भैया, ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, ठीक है। क्या दिया है पढ़ते हैं, ठीक है। देखो भाई आप, आई होप कि आप बुक्स खुले रख रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। नहीं रखे तो रख दिया करो, थोड़ा हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो भाई आर्टिकल 2 empowers the parliament to admit into the Union of India or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। तो बेसिकली आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। क्या एम्पावर करता है भैया, एडमिट करने के लिए कोई भी स्टेट अगर इंडिया में एडमिट करना है तो एडमिट कर सकते हो, ठीक है। एडमिट एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश ऑफ न्यू स्टेट्स, न्यू स्टेट्स के बारे में करे, ठीक है, और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, ठीक है। यानी एडमिट भी कर सकते हैं और एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं न्यू स्टेट्स, ठीक है। फर्दर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 2 ग्रांट्स टू पावर्स टू द पार्लियामेंट, एक ओके, पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, ओके, यानी न्यू स्टेट्स एडमिट कर सकते हैं। और भैया द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, ओके ओके, और पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि भैया ऐसे स्टेट्स जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, उसे भी क्या कर सकते हैं, इंडिया एडमिट कर सकता है भैया न्यू स्टेट्स को। और कोई न्यू स्टेट्स अगर बाहर हो तो उसे भी क्या कर सकता है, एस्टेब्लिश भी कर सकता है, ये बोल रहे हैं बेसिकली, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। जैसे पहले पूरा पढ़ लेते हैं, आपको ध्यान में आ जाएगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। फर्स्ट रेफर्स टू द एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, ओके, ये बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेट, ओके, already in existence, while the second refers to the establishments of states which were not in existence before, okay। article 2 relates to the admission or establishment of new states that are not part of the union of India। बेसिकली क्या कह रहा है, देखो इजी है, कुछ नहीं। आर्टिकल 2 क्या कहता है, ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। क्या करता है, पार्लियामेंट को एम्पावर, भैया आप एडमिट कर सकते हो या फिर एस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। कौन से, न्यू स्टेट्स को, जो ऑलरेडी यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं है, उसको आप यूनियन ऑफ इंडिया में ला सकते हो, ठीक है। एस्टेब्लिश कर सकते हो भैया न्यू स्टेट, ठीक है। क्या कर सकते हो, एस्टेब्लिश कर सकते हो न्यू स्टेट्स, ठीक है। एस्टेब्लिश अगर कर सकते हो तो ये जो स्टेट्स है भैया वो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। जो बेसिकली इतना ही ध्यान में रखो कि आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहा है। क्या भाई, अगर आपको मान लो कि इंडिया है, ठीक है, और बांग्लादेश है, इसको अगर लेना है, ठीक है, इसका कोई पोर्शन है अगर लेना है इंडिया में, ठीक है, तो इसको आना चाहता है, जस्ट मान लो कि यहाँ का बांग्लादेश का इतना पोर्शन है इंडिया में आना चाहता है, तो इंडिया क्या कर रहा है, इसको एडमिट कर रहा है इंडियन यूनियन में अंडर द आर्टिकल 2, ठीक है। जैसे मान लो कि भैया यहाँ पे कोई स्टेट्स ही नहीं जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई स्टेट, जब बेसिकली इतना पोर्शन अगर इंडिया ने अपने अंदर ले लिया, लेकिन यहाँ पे इंडिया ने क्या कर लिया, स्टेट बना लिया, लेकिन यहाँ पे कोई स्टेट एग्जिस्ट करता था क्या, नहीं करता था, लेकिन इंडिया ने क्या कर लिया, यहाँ पे एक स्टेट एस्टेब्लिश कर लिया और उसे अपने अंदर ले लिया, तो आ जाएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस ऑलरेडी, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो खाली इतना ही ध्यान में रखना है कि न्यू स्टेट को क्या कर सकता है पार्लियामेंट, अपने बेसिकली इंडियन यूनियन में क्या कर सकता है, शामिल भी कर सकता है अंडर आर्टिकल 2, और ऐसा स्टेट जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं है उसे एस्टेब्लिश भी कर सकता है, ठीक है, ध्यान में आ रहा है, ठीक है। तो जो बेसिकली आर्टिकल 2 क्या कहता है, एडमिट एंड एस्टेब्लिश ऐसे स्टेट को जो इंडियन यूनियन का भाग नहीं है, उनको एडमिट भी कर सकता है और एस्टेब्लिश भी कर सकता है, बस इतना ध्यान में रखो, बहुत इजी है। देखो एक बार समराइज फॉर्म में बोलता हूँ आपको, आप ध्यान में रखिए, ठीक है। देखो भाई आर्टिकल 2 एम्पावर्स पार्लियामेंट किसके लिए, एडमिट करने के लिए और एस्टेब्लिश करने के लिए, कौन से भैया, न्यू स्टेट, न्यू स्टेट जो इंडियन यूनियन का पार्ट है ही नहीं, क्या नहीं है, इंडियन यूनियन का पार्ट है ही नहीं, ठीक है। अब देखो भाई एडमिट कर रहा है तो ऑलरेडी क्या होगा भैया, वो एग्जिस्टेंस में होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक स्टेट ऑलरेडी है लेकिन वो इंडिया में आना चाहता है, तो बस भाई हमने उसको क्या कर लिया, अपने इंडियन यूनियन में एडमिट कर लिया, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई इंडिया ने टेरिटरी एक्वायर की है, ठीक है, लेकिन वहां पे कोई स्टेट बना हुआ ही नहीं है, तो इंडिया वहां पे क्या कर सकता है, एक नया स्टेट बना सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। तो दोनों ही बेसिकली इंडियन यूनियन का पार्ट है क्या, नहीं है भैया, समझ में आ रहा है, बस इतना ही ध्यान में रखो कि आर्टिकल 2 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को एडमिट करने के लिए और एस्टेब्लिश करने के लिए न्यू स्टेट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है भी नहीं और इंडिया का पार्ट भी नहीं है, ठीक है। एडमिट कर रहे तो भैया ऑलरेडी एग्जिस्ट में होगा, एस्टेब्लिश कर लेते हो एग्जिस्टेंस में नहीं है ऑलरेडी, लेकिन ये दोनों भी इंडियन यूनियन का ऑलरेडी पार्ट नहीं है, ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। उसके बाद देखो भाई
आर्टिकल 3 के बारे में अभी जानेंगे कि आर्टिकल 3 जो है वो इंटरनल एडजस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? इंटरनल एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो जैसे आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख क्या कर दी भाई, 2 यूनियन टेरिटरीज हमने बना दी। तो ये अंडर द आर्टिकल 3 बनाई है। क्या बनाई है? अंडर द आर्टिकल 3, ठीक है। तो अभी आर्टिकल 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 के बारे में इतना ध्यान में रखना, इंटरनल रीएडजस्टमेंट। क्या? इंटरनल रीएडजस्टमेंट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 ऑथराइजेस पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है किस चीज के लिए भैया, कि फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory or a part of any states। ओके भाई, न्यू स्टेट फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद देखो भाई क्या कर सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। ओके भैया, उसके बाद अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, क्या कर सकते हैं, बाउंड्रीज को भी अल्टर कर सकते हैं। ओके भैया, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो बेसिकली मान लो भैया कि अगर ये इंडिया है, ठीक है, क्या न्यू स्टेट फॉर्म कर सकते हैं बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम द एनी स्टेट्स, ठीक है, और यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स। जैसे मान लो भैया कि ताज़ा ताज़ा एग्जांपल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या था भैया, आंध्र प्रदेश था। अब आंध्र प्रदेश में ही क्या आता था भैया, तेलंगाना आता था। लेकिन उसको क्या कर दिया भाई, दो हिस्सों में बांट दिया, यानी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। अभी दो स्टेट्स आपको देखने के लिए मिलेगी। तो क्या कर लिया भाई, एक स्टेट को दो टुकड़े कर दिए। जैसे मान लो जम्मू एंड कश्मीर है, तो जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के क्या कर लिया भाई हमने, जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दी और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दी। जैसे महाराष्ट्र के सेंस में बात करें, अगर कोई होता है रिवोल्ट वगैरह यानी आंदोलन वगैरह होता है, एजुटेशन वगैरह वगैरह होता है, तो क्या हो जाएगा भैया, विदर्भ अलग हो जाएगा और महाराष्ट्र अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से महाराष्ट्र एंड गुजरात अलग हुए थे भैया, पहले तो क्या था भैया, एक सेपरेट ही कंबाइन में थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, महाराष्ट्र अलग हो गया, गुजरात अलग हो गया, ठीक है। जैसे कि आंध्र प्रदेश बना था भैया तेलुगु स्पीकिंग एरिया मद्रास से अलग होके, ठीक है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि भैया हमारे जो स्टेट्स है उनकी बाउंड्री मिक्स करके या फिर उनकी बाउंड्री कम करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं, या फिर दो स्टेट्स को इकट्ठा करके हम एक नया स्टेट भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मान लो फिर से कुछ एजुटेशन होता है तो गुजरात और महाराष्ट्र को इकट्ठा करके भी एक नया स्टेट बनाया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा कि मान लो कि अभी महाराष्ट्र में कुछ हो गया भैया, चलो एजुटेशन वगैरह बढ़े थे, तो महाराष्ट्र से विदर्भ भी अलग किया जा सकता है। तो क्या हो रहा है भैया, तोड़ भी सकते हैं, यूनाइट भी कर सकते हैं। इस तरह हम न्यू स्टेट फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं भाई, किसी स्टेट की अगर बाउंड्री या फिर एरिया हमको बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। किसी स्टेट की बेसिकली एरिया कम करना है तो वो भी क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। एरिया इंक्रीज भी कर सकते हैं और एरिया डिक्रीज भी कर सकते हैं। बाउंड्रीज अल्टर करनी है तो बाउंड्री भी कम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम अल्टर कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा भैया हम नेम भी चेंज कर सकते हैं किसी भी स्टेट का। ये सब हो जाएगा भैया अंडर आर्टिकल 3, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ के लेने की जरूरत है, ठीक है। देखो आर्टिकल 2 क्या कहता था कि ऐसे स्टेट्स जो इंडियन यूनियन का भाग ही नहीं है उनको हम क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं या फिर ऐसा कोई स्टेट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखो एडमिट कर रहे हैं यानी किसी चीज को अगर हम एडमिट करें तो वहां पे स्टेट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस होगा, ऑलरेडी वो स्टेट बना हुआ होगा, सिर्फ उसको हम एडमिट कर रहे हैं। और एस्टेब्लिश यानी कि उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, हमने नया स्टेट बना रहे हैं और उसको इंडियन यूनियन में एडमिट कर रहे हैं। लेकिन आर्टिकल 3 क्या कह रहा है भाई, आर्टिकल 3 पूरा इंटरनल रीएडजस्टमेंट के बारे में बात करता है। समझ में आ रहा है आप सबको? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो रेज योर हैंड, ओके। तो रीएडजस्टमेंट के बेस पे काम कर रहा है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट आर्टिकल 3 कहता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 3 आगे चलते हैं, ठीक है। टू कंडीशंस इन दिस रिगार्ड, ओके। बेसिकली कह रहे हैं भैया कि आर्टिकल 3, ठीक है, पार्लियामेंट न्यू स्टेट फॉर्म कर सकता है, बाउंड्रीज अल्टर कर सकता है, बाउंड्रीज डिमिनिश कर सकता है, और क्या कर सकता है, नेम भी स्टेट का बेसिकली स्टेट का नेम भी चेंज कर सकता है। लेकिन इसके लिए दो कंडीशंस है भैया, वो दो कंडीशंस पहले फुलफिल करनी पड़ेंगी, उसके बाद आगे की प्रोसीजर हो सकती है। तो दो कंडीशंस कौन सी है देखते हैं, चलो फिर। A bill contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendations of the president। बेसिकली बोल रहे भैया ये जो 4-5 चेंजेस है ये अगर करने हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया, एक बिल लाना पड़ेगा, कहाँ पे, पार्लियामेंट में।
कहाँ पे? पार्लियामेंट में। और ये बिल लाने के लिए सबसे पहले हमें प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हम अमेंडमेंट वगैरह देखेंगे ना, ये वाला पोर्शन आपको अपने आप और अच्छे तरीके से कवर अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। ये बिल कैसे, रिकमेंडेशंस कैसे, ठीक है, क्योंकि फेडरल प्रोविजन में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे फेडरल एंड यूनाइटेड प्रोविजन हुए नहीं है, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जाएगी, लेकिन ये क्या आता है, फेडरल प्रोविजन में आता है, इसलिए बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। एनीवे, तो भाई अगर कोई सी ऐसे अगर कोई चेंजेस करने हैं अंडर द आर्टिकल 3, जैसे कि हमको क्या बनाना है, न्यू स्टेट्स फॉर्म करना है, दो से ज़्यादा स्टेट को इकट्ठा करके या फिर तोड़ के, ठीक है। या फिर क्या करना है, हमें किसी स्टेट्स का एरिया बढ़ाना है, कम करना है, नेम चेंज करना है, बाउंड्रीज अल्टर करना है, तो इसके लिए एक बिल लाना पड़ेगा सबसे पहले। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा। और लेकिन वो बिल लाने से पहले उस बिल को लाने के लिए हमें किसकी परमिशन लगेगी भैया? प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी। क्या लगेगी? प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी, ठीक है। इसके बाद देखो, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रिफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो बेसिकली बोल रहे हैं भैया कि ये बिल लाने से पहले, ये बिल रिकमेंडिंग करने से पहले जो प्रेसिडेंट को क्या है, जिस भी स्टेट की नाम एरिया कम ज्यादा हो रहा है, उस कंसर्न स्टेट को क्या करना पड़ेगा, उस बिल को रेफर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ना भैया? रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। और रेफर करने के बाद जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है उसको एक स्पेसिफाइड टाइम में क्या करना पड़ेगा भैया? अपने जो व्यूज है, रिव्यूज है, वो देने पड़ेंगे, ठीक है। ये जस्ट क्या होती है भैया? एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है। क्या होता है? एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है, ठीक है। बाकी स्टेट अपना, स्टेट लेजिस्लेचर क्या व्यू देता है, क्या बेसिकली उसके व्यूज है, कुछ मैटर नहीं करते, ठीक है। क्योंकि क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल हमारा क्या है, बेसिकली इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, लेकिन डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, इसलिए अभी आएगा आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया भैया? तो क्या कर सकते हैं कि ऐसे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा भैया, और वो बिल प्रेसिडेंट के परमिशन से लाएगा। वो बिल रिकमेंडेशन करने से पहले प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, वो जो बिल है, जो भी स्टेट है कंसर्न, उसको उसके स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करना पड़ेगा, और स्टेट लेजिस्लेचर को एक स्पेसिफाइड टाइम में अपने व्यूज क्या हो रहा है उस पर देने होंगे, ठीक है। ये दो कंडीशंस आप ध्यान में रखना, ठीक है, आर्टिकल 3 के अंडर। ओके, उसके बाद देखो भाई, फर्दर द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स इंक्लूड्स पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जी हाँ भाई, हम क्या कर सकते हैं, दो स्टेट को तोड़ के भी एक बड़ा स्टेट बना सकते हैं, ठीक है, जोड़ के, सॉरी, दो स्टेट को जोड़ के बड़ा स्टेट बना सकते हैं, या फिर किसी एक स्टेट के दो भाग भी कर सकते हैं। सेम यूनियन टेरिटरी, दो यूनियन टेरिटरी जोड़ के हम क्या कर सकते हैं भैया, दो एक यूनियन टेरिटरीज बना सकते हैं, या फिर दो एक यूनियन टेरिटरीज को तोड़ के और इसमें से स्टेट यूनियन टेरिटरी जो भी बनाना है हम बना सकते हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, क्या है भैया, जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट था भाई, अभी क्या कर दिया है, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, और लद्दाख क्या है भैया, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। तो बेसिकली हमने जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के इसमें से दो यूनियन टेरिटरी फॉर्म की है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझ के लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम। मैंने आपको कहा था कि भैया ये जो प्रेसिडेंट कंसर्न स्टेट के लिए, कंसर्न स्टेट के ओपिनियन के लिए, उनके व्यूज के लिए, ठीक है, क्या कर रहा है, जो बिल रेफर कर रहा है उस पे वो स्टेट लेजिस्लेचर या फिर वो जो स्टेट है क्या व्यूज देता है वो मैटर नहीं करता, चाहे वो व्यूज स्पेसिफाइड टाइम में आए या ना आए, ठीक है, वो मैटर नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट उसे चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है स्टेट क्या व्यू देता है, ठीक है। बेसिकली इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक फ्रेश, ओके, further, it is not necessary to make a fresh reference to the state legislature every time an amendment to the bill is moved and accepted in parliament. Basically बोल रहे हैं कि मान लो कि ये बिल हो गया भाई, रेफर कर दिया स्पेसिफाइड व्यू में, स्पेसिफाइड टाइम में स्टेट लेजिस्लेचर ने भी अपने व्यूज दे दिए, मान लो इन्होंने एक्सेप्ट किए तो भी अच्छा, पार्लियामेंट ने रिजेक्ट किए तो भी अच्छा, लेकिन इसके बाद अगर इस बिल में कुछ चेंजेस होते हैं तो ये नेसेसरी नहीं रहेगा कि वो अमेंडमेंट वाला बिल स्टेट लेजिस्लेचर को या फिर उस कंसर्न स्टेट को रेफर किया जाए, जरूरत नहीं इसकी, ठीक है, एक ही बार रेफर करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई,
तो स्टेट के बारे में तो रेफर करना पड़ता है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज है इसके लिए कुछ भी रेफर करना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली पार्लियामेंट अपना डिसीजन ले सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, in case of union territory, no reference need to be made to the concerned legislature to ascertain its views, and the parliament can itself take any action as it deems fit। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है भैया आपको कि अंडर आर्टिकल 3 अगर कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट अगर करनी है, तो जो बिल रहेगा वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विद द प्रायर रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये बिल जो है रिकमेंडेशन करने से पहले कंसर्न स्टेट को प्रेसिडेंट ये बिल क्या करेगा, रेफर करेगा, ताकि वो एक स्पेसिफाइड टाइम में अपने व्यूज उस पर एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, लेकिन ये स्टेट लेजिस्लेचर के या फिर कंसर्न स्टेट के जो भी व्यूज आते हैं उसे पार्लियामेंट चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि उन्होंने क्या व्यूज दिए या फिर उन्होंने क्या व्यूज एक्सप्रेस किए हैं। ठीक है, ध्यान में आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद उस बिल में अगर कुछ चेंजेस होते थे, इट इज नॉट नेसेसरी कि फिर से वो बिल कहाँ का बेसिकली उस स्टेट लेजिस्लेचर को या फिर उस स्टेट को क्या किया जाए, रेफर किया जाए। ठीक है, उसके व्यूज की उसके बाद कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये हो गया स्टेट के बारे में। अगर यूनियन टेरिटरीज में अगर चेंजेस करने हो तो ऐसे बिल कुछ भी जो यूनियन टेरिटरीज रहेंगे उसको रेफर करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट डायरेक्टली क्या कर सकता है, जो चाहे वो चेंजेस यूनियन टेरिटरीज में कर सकता है, जैसे उसको उचित लगे वैसे। ठीक है, यानी बेसिकली यूनियन टेरिटरीज में कुछ चेंजेस करने हैं तो भाई किसी के भी कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भी स्टेट के भी कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती, इट जस्ट एक फॉर्मेलिटी करके उनको एक रेफर किया जाता है बिल, ताकि उनके व्यूज क्या जस्ट ले लिए जाए, बस इसी के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है भैया, न्यू स्टेट्स फॉर्म कर सकता है, स्टेट्स की बाउंड्रीज बदल सकता है, कम ज्यादा भी कर सकता है, उसके नेम भी चेंज कर सकता है। ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। इससे तो इनडायरेक्टली यही कहा जा सकता है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के कंसेंट के बिना ये सब चेंजेस क्या कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। ये बात यहाँ पे आप समझ के लेना। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट कैन एक सेकंड, पार्लियामेंट कैन विड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। जी हाँ भैया, पार्लियामेंट अपने विल के अनुसार जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है वो चेंज कर सकता है। कैसे भाई, क्योंकि भैया ये रेफर तो किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए रेफर किया जा रहा है। क्या हो रहा है, सिर्फ नाम के लिए रेफर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसर्न स्टेट है जो अपने व्यूज दे रहा है, ठीक है, या फिर जो ओपिनियन दे रहा है, ठीक है, वो पार्लियामेंट एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, इससे मैटर नहीं कर रहा ना, तो इसलिए क्या कर रहा है, हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऐसे इनडायरेक्टली तो वही मीनिंग निकल रहा है कि भैया पार्लियामेंट क्या कर सकता है, हमारा जो पॉलिटिकल मैप है वो रिड्रॉ कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमारे स्टेट की कंसेंट की जरूरत वगैरह नहीं है, यूनियन टेरिटरी की कंसेंट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि भाई स्टेट का कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, यानी कोई स्टेट कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में रहेगा, इसकी गारंटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हुई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिया है देखो, इज द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यो बेसिकली स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या फिर उसका कंटिन्यू एग्जिस्टेंस है, इसकी कोई गारंटी दी हुई नहीं है, क्योंकि भैया पार्लियामेंट अपने हिसाब से क्या कर सकता है, पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर सकता है। इसीलिए कहा गया है इंडिया को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसलिए जो इंडिया को क्या डिस्क्रिप्टली किया गया है भैया, इन डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसका मीनिंग ये होता है कि भैया यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टेट को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ये बात आपको यहाँ पे समझ के लेनी होगी। ठीक है, स्टेट कर सकता है कि भैया सेंटर में कुछ चेंजेस, यूनियन में कुछ चेंजेस, स्टेट खुद से निकल सकता है क्या बाहर, नहीं भाई, स्टेट तो बाहर भी नहीं निकल सकता, उसको तो राइट भी नहीं है बाहर निकलने का, है क्या, उसको राइट भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ के लेनी होंगी। ये क्या है भैया, इंडिया को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी पार्लियामेंट जो है क्या कर सकता है, जो पॉलिटिकल मैप है रिड्रॉ कर सकता है, यानी पार्लियामेंट स्टेट में जो चाहे वो चेंजेस कर सकता है रिगार्डिंग द नेम, स्टेट, बाउंड्री। ठीक है, ये सभी चेंजेस कर सकता है अंडर आर्टिकल 3।
ठीक है, लेकिन स्टेट कुछ कर सकता है क्या सेंटर को? कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है, इसलिए इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है लेकिन डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, ठीक है, इसे डिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन यूएसए में ऐसा है कि भैया नहीं भैया, यूएसए में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यूएसए में जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या फिर जो कंटिन्यू एग्जिस्टेंस है स्टेट का वो गारंटीड है। क्या है? गारंटीड है। इसलिए बेसिकली अमेरिका को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? यूएसए को एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ठीक है, हमारे यहाँ पे डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है स्टेट को, ठीक है, इसलिए हमारा जो है क्या भैया, होल्डिंग टुगेदर है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक यूनिट है कंप्लीट, ठीक है। लेकिन अमेरिका के सेंस में कमिंग टुगेदर वाला फेडरेशन, यानी बहुत सारे स्टेट इकट्ठा आए और फिर उन्होंने क्या किया भैया, फेडरेशन फॉर्म किया। समझ में आ रहा है? क्या किया? फेडरेशन फॉर्म किया। हमारे इंडिया में ऐसा है कि भैया नहीं, इंडिया एज ए होल एक पहले से ही है, और जो भी स्टेट का डिवीजन है भैया वो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया है। क्या बनाया है? कन्वीनियंस के लिए बनाया। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। ये था भैया आर्टिकल 3, ठीक है, तो क्या था भैया? आर्टिकल 3। उसके बाद देखो भैया आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है भैया? आर्टिकल 4 इतना ही कह रहा है भैया कि जो भी चेंजेस अंडर द आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 होंगे वो अंडर आर्टिकल 368 नहीं कंसिडर किए जाएंगे। बस इतना ही कह रहा है। क्या? आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है भाई? जो भी बेसिकली चेंजेस हो रहे हैं किस अंडर द आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, इट इज नॉट कंसिडर चेंजेस अंडर द आर्टिकल 360, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा इसको। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गई ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 368 किसके लिए भैया? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो भैया बेसिकली आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 इस सिंपल मेजोरिटी के अंतर्गत आ जाएगा। इस मेजोरिटी के अंतर्गत सिंपल, देखो अभी सिंपल मेजोरिटी क्या है अपने तो पढ़ा नहीं है, आगे चल के अपने को, ठीक है। तो खाली इतना ही ध्यान में रखना कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 सिंपल मेजोरिटी, नॉट अंडर आर्टिकल 368। जब वो मेजोरिटी आएंगी मैं वहाँ पे रिलेट करके देने वाला हूँ आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो ये फर्दर देख लेते हैं। उसके बाद देखो भाई कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत, ठीक है, क्या हम अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन टेरिटरी को सीसेड कर सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? जी भैया नहीं दे सकते, ठीक है। ये इंटरनल रीएडजस्टमेंट के लिए, अगर हमारी फॉरेन टेरिटरी अगर हमें किसी को देनी है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। क्या करना पड़ेगा? हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी अंडर द आर्टिकल 368, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशन। आर्टिकल 3 सेशन कवर नहीं करता है भाई, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमको देनी है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी अंडर आर्टिकल 368। समझ में आ रहा है भैया? कंफ्यूज मत होना ज़्यादा, ठीक है। इतना ही ध्यान में रखना कि आर्टिकल 3 इंटरनल रीएडजस्टमेंट के लिए, क्या है भैया? इंटरनल रीएडजस्टमेंट के लिए। क्या है? आर्टिकल 3 इंटरनल रीएडजस्टमेंट के लिए। अंडर द आर्टिकल 3 हम अपनी जमीन या फिर जो भी टेरिटरी है, ठीक है, किसी और को फॉरेन टेरिटरी एंटिटी को नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशन। आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशन। अगर इसी टेरिटरी अपनी किसी और फॉरेन एंटिटी को अगर देनी है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट करनी पड़ेगी अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। हाँ, लेकिन सेटलमेंट अगर करनी है तो क्या एक एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर पे भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेटलमेंट, अगर बाउंड्री के बीच में अगर कुछ सेटलमेंट करनी है, ठीक है, थोड़ी बहुत डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत सेटलमेंट करना है तो हम एग्जीक्यूटिव एक्शन के बेसिस पे कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन यानी प्रेसिडेंट के एक्शन के बेसिस पे हम कर सकते हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो यहाँ पे पढ़ देता हूँ आपके लिए एक बार। देखो बीरूभाई यूनियन में आया था, बंगाल में था। सुप्रीम कोर्ट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर, बेसिकली बीरूभाई यूनियन में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अंडर द आर्टिकल 3, ठीक है, या फिर आर्टिकल 3 सेशन कवर नहीं करता है, वही मैंने अभी आपको जो बताया हो, ठीक है। उसके बाद इंडियन टेरिटरी कैन बी सेडेड टू ए फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। यानी हमें इंडिया की अगर टेरिटरी किसी फॉरेन एंटिटी को अगर देनी है तो हम क्या करना पड़ेगा? हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी अंडर आर्टिकल 368, तभी हम दे पाएंगे, ठीक है। तो 9 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या की थी? ऐसे ही हो गई थी अमेंडमेंट, और थोड़ा बहुत जो स्टेट टेरिटरीज है हमने पाकिस्तान को दी थी, ये पढ़ लें।
एनीवे सुप्रीम कोर्ट देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट में 1969 ने कहा था, ठीक है, सेटलमेंट अगर है बाउंड्री डिस्प्यूट का, ठीक है, इंडिया फिर अदर किसी कंट्री के बीच में, तो हम खाली वो सेटल करना है तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी सेटल कर सकते हैं, उसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एग्जीक्यूटिव एक्शन लेके भी क्या कर सकते हैं, वो सेटलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सेटलमेंट कर रही है, हम सेसिएशन नहीं कर रहे, ठीक है, सेटलमेंट कर रहे हैं लेकिन इस सेशन इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ठीक है, खाली सिर्फ क्या हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, हमें अपना लैंड नहीं दे रहे, ठीक है, सिर्फ सेटलमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, एक बार 5 मिनट में हम समराइज कर लेते हैं और फिर रुक जाते हैं, ठीक है, बचा हुआ रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है भैया, आर्टिकल 1 कहता है भैया यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमारे यूनियन ही क्या है भैया, फेडरेशन है, और आर्टिकल 1 में इंडिया और भारत, ये दोनों नाम का आपको जिक्र मिलेगा, ठीक है। और क्या है भैया, नेम ऑफ द कंट्री भी बताता है और टाइप ऑफ पॉलिटी भी बताता है। इसके बाद देखो भाई, टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर एक्सप्रेशन है भैया यूनियन ऑफ इंडिया से, क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आ जाएगा, स्टेट आ जाएंगे एंड उसकी टेरिटरियल एक्सटेंट आ जाएगा, यूनियन एंड टेरिटरीज आ जाएंगी, और ऐसी टेरिटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में एक्वायर करेगा, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या आ जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएंगे भैया, स्टेट्स आ जाएंगे और उसकी टेरिटोरियल एक्सटेंट आ जाएंगी, तो अपने आप क्या हो जाएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है, 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज, ये सभी अभी ध्यान में रखना, ठीक है, तो ठीक है। और आर्टिकल 2 क्या कहता है भैया, ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है भैया इंडियन पार्लियामेंट को एम्पावर करता है आर्टिकल 2, अगर कोई स्टेट, न्यू स्टेट अगर एडमिट करना है या फिर न्यू स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट करनी है तो हम कर सकते हैं, जो कभी, जो बेसिकली ऑलरेडी इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ठीक है, जो इंडियन यूनियन में पहले से नहीं है, ऐसे स्टेट को हम एडमिट कर सकते हैं इंडिया के यूनियन में, या फिर ऐसा स्टेट एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, ये आर्टिकल 2 के तहत कहा गया है। आर्टिकल 3 क्या है भैया, आर्टिकल 3 इंटरनल रीएडजस्टमेंट के लिए, जो भी हमारा इंडियन यूनियन है अभी, उसमें अगर हमें कुछ रीएडजस्टमेंट करनी है, जैसे कि मान लो कि स्टेट, नया स्टेट बनाना है, ठीक है, या फिर दो स्टेट को इकट्ठा यानी यूनाइट करके एक स्टेट बनाना है, या फिर एक स्टेट को तोड़ के दो स्टेट बनानी है, ठीक है, उनका एरिया इंक्रीज करना है, डिमिनिश करना है एरिया, फिर उनकी बाउंड्री जो भी है वो डिमिनिश करनी है, ठीक है, या फिर नेम में वगैरह चेंजेस करने हैं, तो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा भैया आर्टिकल 3 में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, ये ध्यान में रखना, जो हमने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दो यूनियन टेरिटरीज बने, ये अंडर आर्टिकल 3 ही बनाई है, ठीक है। इसके लिए दो कंडीशंस बताई है, ठीक है, कि भाई ऐसा बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विद द प्रायर रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, और प्रेसिडेंट को ऐसा बिल रिकमेंड करने से पहले जो भी कंसर्न स्टेट है उसके व्यूज लेने पड़ेंगे, लेकिन ये जो व्यूज आते हैं स्पेसिफाइड टाइम में, उसे पार्लियामेंट एक्सेप्ट भी कर सकता है भैया, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो बेसिकली स्टेट की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या फिर जो कंटिन्यू एग्जिस्टेंस है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, अपने हिसाब के अनुसार पॉलिटिकल मैप क्या कर सकता है, रिड्रॉ कर सकता है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो क्या है भैया कि परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जो चाहे वो डायरेक्टली वो एक्शन ले सकते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी। आई होप आपको समझ में आएगा। तो इंडियन फेडरेशन को या फिर इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया है भैया, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। क्या डिस्क्राइब किया गया है भाई, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी क्या कर सकता है, स्टेट को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है लेकिन यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। और हमारा जो फेडरेशन है कैसा भी होल्डिंग टुगेदर वाला है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। आर्टिकल 4 क्या कहता है भैया, आर्टिकल 4 इतना ही कहता है भैया, जो भी चेंजेस अंडर द आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 हो रहे हैं, उसे अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रही है ऐसे नहीं मान लिया जाएगा, यानी आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंडर जो भी चेंजेस हो गए वो अंडर आर्टिकल 368 में नहीं आएंगे, ठीक है। इतना यहाँ पे ध्यान में रखा, बेसिकली सिंपल मेजोरिटी से किए जाते मेजोरिटी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशियन, आर्टिकल 3 सेशन नहीं कवर करता है, ठीक है। अगर अपनी जमीन हमें किसी फॉरेन एंटिटी को या फिर अनदर कंट्री को देनी है, ठीक है, तो हमें उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन अगर सेटलमेंट करनी है इंडिया और किसी कंट्री के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए, तो क्या कर सकते हैं, खाली एग्जीक्यूटिव एक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, वो डिस्प्यूट सेटल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वो डिस्प्यूट सेटल कर सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे आप ध्यान में रखना, ठीक है। डिस्प्यूट ऑफ सेटल के बारे में एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी पढ़ लेना, ठीक है, कुछ नहीं है। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था 2015 में, आई थिंक
हाँ 2015 में। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कुछ एनक्लेव्स क्या हुए थे भैया, ट्रांसफर हुए थे। क्या हुए थे, ट्रांसफर हुए थे। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना। तो बेसिकली इंडिया ने 111 एनक्लेव्स क्या किए थे, ट्रांसफर किए थे बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने 51 एनक्लेव्स क्या किए थे, इंडिया को ट्रांसफर किए थे 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के द्वारा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आप ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे कोई दिया है तो आप पढ़ लेते, इतना छोटा सा पैसेज है। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2050 was enacted to give effect to the acquiring of certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh in pursuance of the agreement and its protocol entered between the, ठीक है ये कोई काम करे। Under this deal, India transfer 111 conclaves and बांग्लादेश ने 51 enclaves क्या किए थे भैया, ट्रांसफर किए थे इंडिया को। बस खाली इतना ध्यान में रखना, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आता नहीं, इतना कुछ बनता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, हम क्या किए भाई, एनक्लेव्स ट्रांसफर किए थे, क्या हो गई थी भैया यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। कौन सी थी भैया वो, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी रेस्ट ऑफ द पर्सन है अपने इस लेक्चर में हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।